कैसे हैं आप? आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। ठीक है, आज हम ले आए हैं अपना ये हम क्या करने जा रहे हैं सर, ये इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है आपका। ये पेपर भी आपका 2023 का है। इससे पहले का जो हमने पेपर डिस्कस किया था वो आपका कंपार्टमेंट का पेपर था, बट अभी जो हम पेपर देखने जा रहे हैं वो आपका जो आपके मार्च में यानी कि जो मेन एग्जाम आपका होता है उसी एग्जाम को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, है ना। इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स की ये वीडियो आ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज की। अब इस वीडियो को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में करेंगे सर। फर्स्ट पार्ट में हम मैक्रो डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना हो और आपके पास सफिशिएंट टाइम भी हो उसको करने का। ओके, सॉरी मैक्रो लिख रहा था और मैंने क्या लिख दिया गलती से, सॉरी मार्च लिख दिया। ओके, तो क्या कर रहे हैं इसको सर, इसको हम कैसे करेंगे। पार्ट वन में हम मैक्रो करेंगे, पहले हम मैक्रो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम किस पे आएंगे सर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आएंगे। ठीक है, दो पार्ट में ये वीडियो बनेगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले की दो वीडियोस आपकी आ चुकी है दो पार्ट में, यानी कि एक पेपर में कंपार्टमेंट वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब ये नेक्स्ट वीडियो आ रही है आपकी। ठीक है, तो देखते हैं जरा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ओके, एक मिनट मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा सा। ओके, जूम कर लिया हमने। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, प्राइमरी क्या कहता है ये सब, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर कैश डिपॉजिट बाय द जनरल पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स। बिल्कुल करेक्ट है सर। सबसे पहले हम प्राइमरी डिपॉजिट होती है जनरल पब्लिक करती है, उसके बाद फिर सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच अराइजेस ऑन द अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। बिल्कुल करेक्ट है कि सर पहले हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद जो बैंक्स होती है वो क्या करती है, उसी डिपॉजिट के बेसिस पे आगे जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड करती है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी इसकी करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। ओके, क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस। ओके, देखिए क्या कहता है, बेसिकली डिफरेंस होता है ना। अगर मैं बोलूँ एन एन पी एट एम पी, ये कैसे निकलता है। सो ये निकलता है एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर इसमें हम प्लस एनआईटी को कर देंगे, इसमें अगर हम एनआईटी प्लस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारा क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस। यानी कि अगर हम क्या करेंगे सर, ये फैक्टर कॉस्ट है, इस फैक्टर कॉस्ट में अगर आप कॉस्ट को ऐड कर दोगे, ठीक है, एनआईटी को ऐड कर दोगे तो हमारा एफ बी बच जाएगा। तो क्या हो सकता है सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओ एकदम सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओनली रियल फ्लो की बात कर रहा है। देखिए दो तरह के फ्लो होते हैं आपके। अगर हम जब फ्लो की बात करते हैं, जब फ्लो के कंसेप्ट की बात करते हैं, फ्लो, तो फ्लो बेसिकली आपका दो तरह का होता है। एक जिसमें हम एक हम बात करते हैं रियल फ्लो की, ठीक है, एक रियल फ्लो होता है, और दूसरा होता है आपका मनी का फ्लो होता है, आपको मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं ना टॉपिक। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी क्या बोलते हैं सर, रियल फ्लो और मनी फ्लो तो किस में होता है आपका। ओके, तो गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, फैक्टर पेमेंट हो रही है, तो देखिए हम इसको हम कैसे कर सकते हैं। ओके सर, जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं होगी ऐसे फ्लो क्या हो जाएगा आपका, रियल फ्लो हो जाएगा। तो सब फैक्टर पेमेंट आ गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है। ओके, क्या कहता है आपका, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज के हाउस होल्ड के पास और इसके पास में, तो इसका आंसर बी हो सकता है। अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं कोई और है हमारे पास। सर फैक्टर पेमेंट आ गई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता आपका फैक्टर पेमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हमारा कह देंगे हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो हम पहले ही ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज पे खत्म हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए क्या कहता है, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। देखिए जब ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो ये होता है आपका बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में यही डिफरेंस होता है आपका सर। रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, एंड बैंक रेट क्या होता है आपका, लॉन्ग टर्म के लिए होता है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक रेट। जब हम कॉमर्शियल बैंक रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम द आरबीआई, बिल्कुल करेक्ट है, ये बैंक रेट होता है। बैंक रेट पे ही लॉन्ग टर्म या डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं इसको हम लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो बैंक कॉमर्शियल बैंक से सॉरी कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसे बोरो करता है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ स्टेटमेंट वन कहता है, बोरोइंग बाय द नेशन, बोरोइंग बाय नेशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक
टू फाइनेंस द बीओपी डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल करेक्ट है सर। जो हम बोरो करते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बेसिकली बोरोइंग जो हम करते हैं वो किसका पार्ट होता है, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंडीशन ऑफ द बीओपी। बिल्कुल करेक्ट है सर, ये भी ऑप्शन सही है। सही है आपका। तो ऑटोनोमस आइटम, देखो दो तरह की ट्रांजेक्शंस होती है, दो तरह के आइटम्स होते हैं बेसिकली। एक होते हैं आपके ऑटोनोमस आइटम्स और दूसरे होते हैं आपके अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस होती है उनकी वजह से ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, क्राइसिस या सरप्लस आपका क्रिएट होता है। और उस चीज को कवर करने के लिए जिस आइटम्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाती है, आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ये, ओके, द सेंट्रल बैंक हैज इम्पोज्ड फाइन on Hisar Urban Cooperative Banks Limited and Andaman Nicobar State Cooperative Banks Limited for the violation of the banking norms. According to the given report and the function of the central bank, हम कह सकते हैं क्या होता है, इशू करेंसी तो नहीं है, यहाँ पर नोट छापने की बात ही नहीं हुई, बैंकर्स टू पब्लिक की भी बात नहीं हुई, जनता की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर, गवर्नमेंट्स के बैंक की भी बात नहीं हुई क्योंकि सरकार का कोई काम बताया नहीं है। तो यहाँ पर बैंकर्स बैंक की बात होती है। ये भी एक काम होता है कि बैंक जो होती है ना सारी निगरानी करती है कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बैंकर्स बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इफ the value of investment multiplier is 4 and this saving is इतना, identify the correct function। oh my god, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा सर, हमको ये पता है कि k जो है ना वो कितना हो गया सर, k हो गया हमारा 4, ठीक है। तो हम k के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं सर, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, k इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, एक ये फॉर्मूला हमारा होता है k निकालने का, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं सर, ये हो जाएगा ना, तो k लिख देते हैं 4 और यहाँ हो जाएगा 1 बाई एम पी सी। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो सकता है हमारे लिए सर 4 माइनस ये हो जाएगा 4, नहीं इसको हम ऐसे कर लेते हैं, सॉरी ये सर बहुत ही बड़ा हो गया, इसको बड़ा छोटा करते हैं। अरे यार, ठीक है, देखिए तो इसको थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं। एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको सर, 4 को 1 माइनस एम पी सी कर लिया हमने इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 एम पी सी इक्वल्स टू 1। देखिए ये हो जाएगा आपका 4 एम पी सी इक्वल्स टू 3 और एम पी सी इक्वल्स टू जो है आपका ये 75%, जिसको हम 0.25 भी कह सकते हैं, क्लियर। तो नहीं 0.75, 25 नहीं 0.75, तो ये हो जाएगा आपका एमपीसी 0.75। अगर आपका एमपीसी 0.5 है तो एमपीसी हो जाएगा आपका 0.25। अब एमपीसी 0.25 है और डिस सेविंग इतनी है, तो इसका क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, तो सेविंग्स का फॉर्मूला हो जाएगा -60 प्लस 0.25 वाई। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। कहाँ दे रखी है सर ये, तो ये दे रखी है आपको ये रही। तो इसका ए आंसर हो जाएगा हमारे सामने, हमने निकाल चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। ओके, फ्रॉम द गिवन कंजम्पशन फंक्शन सी 205 0.9 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, तो देखिए हम ये जो देख रहे हैं एमपीसी, इसके थ्रू हम सेम फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो ये हो जाएगा आई थिंक, देखिए तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस 0.9, तो ये हो गया 1 अपॉन में 0.1, तो ये 1 गया यहाँ से ऊपर, तो ये हो जाएगा 10। तो k की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये हमारे सामने। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं, हम 7th पे देखते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजंस की बात करता है। ओके, बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन इनकम, ब्रेक इवन इनकम का मतलब क्या होता है आपका सर, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना आपका, बेसिकली ये होता है ना ब्रेक इवन पॉइंट, ये हो गया आपका ये होता है ना सी, जहाँ पर सी और वाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, इसको ये हमारा पॉइंट, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कह दिया आपने, बीपी ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेसिटी कम इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल यहाँ से क्या कहता है वो एक से ज्यादा होती है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से एक से ज्यादा होती है। ओके, इस वाली पॉइंट पे तो ये कहता है एपीसी, क्या कह रहा है आपका एपीसी यानी कि सी बाय वाई, तो ये कह सकता है एक से ज्यादा होती है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होती है। और एपीसी का रेशियो ऑफ ये भी हम निकाल लिया, तो दोनों होते हैं, बट रख तो रहा है, लेकिन इससे पहले हमको ना ये दोनों करेक्ट तो स्टेटमेंट है, बट प्रॉपर आंसर हमको नहीं मिल पा रहा है। तो हम कह सकते हैं आपके तो इसका आंसर बी हम लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो इससे नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि इसके रेशियो की वजह से ऐसे ज्यादा होता है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये तो कंजम्पशन कम है आपका, सॉरी कंजम्पशन आपका ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है आपको, है ना, तो एक से ज्यादा होगा यहाँ पर। ओके, कैसे देखिए यहाँ पर इनकम, लेट सपोज इनकम आपकी यहाँ पर कितनी हो रही है सर, इनकम यहाँ पर हमारी 100 मान लेते हैं, लेकिन कंजम्पशन हमारा 120 मान लेते हैं, तो इसका सी बाय वाई करेंगे तो 120/100 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 1.2 आ रहा है, जो कि एपीसी ज्यादा है, लेकिन इसके वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, तो इसका आंसर बी हम कह सकते हैं, ज्यादा परफेक्ट होगा हमारे लिए आंसर कहना है इसको। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए देखिए सपोज दैट द बीओटी ऑफ अ नेशन एग्जिबिट अ डेफिसिट ऑफ 50,000। देखिए सर, बीओटी अगर डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है सर, हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और हमारे एक्सपोर्ट क्या है वो कम है, तो हम कह सकते हैं बीओटी हमारा 50,000 है। ओके, अब ये कहता है कि सर इंपोर्ट जो है ना वो 5 टाइम्स ज्यादा है, अगर हम कह सकते हैं इंपोर्ट जो है ना वो 5 टाइम्स ज्यादा है किसके, एक्सपोर्ट के, तो अब ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 इज इक्वल टू 4 एक्सपोर्ट, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका, एक्सपोर्ट इक्वल्स टू 50,000 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 12,500, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12,500। ठीक है ना, इंपोर्ट इज 5 टाइम्स, तो यही तो होगा आपका, इंपोर्ट जो है वो 5 टाइम्स हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सर ओके देखते हैं, ओके थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, जिससे दोनों क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे हमारे, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। सर गिफ्ट्स एंड रेमिटेंस, देखिए गिफ्ट एंड रेमिटेंस ये दोनों के दोनों करंट अकाउंट की बात करता है, तो ये तो दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, एंड ये भेजे गए हैं बाहर, सेंड किए गए, यानी कि गया हमारी जेब से पैसा, तो फिर डेबिट हो जाएगा आपका, बेसिकली जब पैसा हमारे अकाउंट से कटता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो ये करंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा आपका। ठीक है, जब पैसा आएगा तो क्रेडिट होता है, जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपका, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज ट्रू। अरे इसका आंसर बी है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार ये तो सबने किया ही होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो कि क्या कहता है, ओके 10th क्या बोलता है, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच एन एबल बॉडीड पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क, काम ही नहीं करना चाहता, तो ये हो जाएगा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वो बता जानबूझ के काम ही नहीं करता, नॉट विलिंग टू वर्क, जब खुद ही काम नहीं करना चाहता तो क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इसका आंसर, इसमें हमको कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपका क्या कहता है सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एडिशन एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखिए वैल्यू एडिशन बेसिकली क्या होता है, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि आपने जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जो कि यानी कि फाइनल आउटपुट है, वैल्यू एडिशन का मीनिंग क्या हो जाता है, वैल्यू एडिशन इसका मतलब होता है कि आपने जो फाइनल सामान तैयार किया है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका
आउटपुट कितना ज्यादा है आपके आईसी से। आईसी मतलब इन्वेंटरी कॉस्ट, जो अभी आपने सामान लगाया जैसे रॉ मटेरियल लगाया, तो रॉ मटेरियल से आपने जो वैल्यू प्रोडक्ट बनाई है उसके बीच का डिफरेंस होता है, वही वैल्यूएशन होता है। जैसे कि हमने क्या किया, 100 रुपए की हमने कॉटन लिया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर में, लेट सपोज करो कन्वर्ट कर दिया शीट के अंदर में 200 की, और फिर उसको हमने शीट को हमने क्या कर दिया, शर्ट में कन्वर्ट कर दिया 500 रुपए का। तो जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये प्लस 100 रुपए हो गया, प्लस 300 रुपये हो गया। तो यही आपका क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है आपका। जब हम किसी वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, तो उसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। और फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू, ये क्या होता है आपका अल्टीमेट जो फाइनल अल्टीमेटली द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, अल्टीमेटली जो लास्ट में आपका बन के निकल रहा है ना सामने, तो उसको क्या कर सकते हैं, वही आपका फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। कि अल्टीमेट जो बाद में बन गया आपका रेडी हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली निकलता है कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका इसका हम कह सकते हैं आपका, जैसे लेट सपोज आपने 10 पेन बनाए, ठीक है, 10 पेन बनाए, ओके 10 पेन बनाए, और 10 पेन बनाए और उसका एक पेन की कीमत है 10 रुपए, तो ये हो जाएगा टोटल 100 रुपए। तो ये जो 100 रुपए आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन जब हम वैल्यू एडिशन की बात करेंगे, तो 10 पेन है ना, इस 10 पेन के अंदर में आपने कितने का रॉ मटेरियल यूज किया है, लेट सपोज को इसमें 2 रुपए का हमने रॉ मटेरियल यूज किया, तो ये जो 8 रुपए डिफरेंस आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी। ओके, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, वैल्यू एडेड बाय फर्म भी, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं आपका, तो इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप इसको ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन खुद तो ट्राई करिए, अब नहीं होता तो इसको आप मुझे कमेंट बता देना, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ओके, बहुत ही सही क्वेश्चन है आपका। क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज rate and the supply of foreign exchange. Do you agree with the given statement? Justify with a valid answer. देखिए क्या कहता है आपका, सर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ये कहने का मतलब ये है। देखो इसको हम कैसे समझा सकते हैं सर, इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज, लेट सपोज $1 जो है पहले कितने का था, $1 आपका $1 जो है वो था $1 इक्वल्स टू, ओके तो स्पेस ले लेते हैं इसको, ज़्यादा बेटर तो हमें समझ में आएगा। सर $1 जो है वो है 50 का, ओके अभी एक्सचेंज रेट बढ़ गया, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इतने रुपए का हो गया, तो ये $1 क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका 60 का, ओके ये 60 का हो गया। अब जब ये 60 का हो गया, तो इसकी वजह से जहाँ ये हम बात करते हैं, हमारे जो है ना एक्सपोर्ट आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट आपके बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट हमारे क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएंगे इसकी वजह से, बिकॉज आवर प्रोडक्ट became cheaper in international market, देखो हमारा सामान जो है इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो गया है ना। जैसे जहाँ कोई विदेशी व्यक्ति था $1 में 50 रुपए का सामान खरीद पाता था, अब सेम $1 खर्च करके उसको 60 रुपए का मिलेगा, तो वो हमारा क्या करेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा हमारे सामान की। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ऑब्वियस जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे इनफ्लो होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी का क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज करेगा तो इससे हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, वो भी प्रोपोर्शनेटली, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी वो भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही तो बात इसमें कहता है, तो ये हमने कंसेप्ट समझ लिया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्स एंटी सेविंग्स आर लेस देन द एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी, ओके, ये होता है एक्स एंटी, ओके। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई थी वहां मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, जो मैंने 2013 वाली पार्ट 1, 2023 है पार्ट वन मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर डाला था हमने, ठीक है। कब वाला पेपर था ये था आपका जून वाला पेपर, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको मेंशन भी कर दूंगा कि कहाँ पर वो क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड ऑन सितंबर 26 2022, 26 सितंबर 2022 को एक न्यूज पब्लिश हुई थी पेपर में, क्या था वो, सेंट्रल बैंक हैज इंक्रीज्ड द बेंचमार्क लेंडिंग रेट बाय 140 बेसिस पॉइंट, ओके। बेसिकली क्या कहता है, सरकार ने जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट होता है उसको सरकार ने क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया है। इसके पीछे क्या होगा देखिए, बेसिकली क्या कहता है, जब कभी भी सरकार ऐसे बेंचमार्क लेने की रेट होती है, यानी कि जो रेट था आपका उधार देने वाला जो उनका रेट होता है ना, उसको इंक्रीज कर दिया था, तो होता क्या है ना, इससे जब कभी भी बैंक रेट ऐसे रेट को जैसे इंक्रीज किया जाता है, तो जब रेट इंक्रीज होता है ना, इससे जो बोरोइंग कैपेसिटी होती है, बैंक भी देखो आरबीआई ने रेट्स किया है, तो आरबीआई ने रेस किया तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो कॉमर्शियल बैंक्स है, वो भी अपने रेट को क्या करेगी, वो भी अपने रेट को इंक्रीज कर देगी। तो जब अपने रेट को इंक्रीज करेगी तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्करेजमेंट हो जाएगा, डिस्करेज पब्लिक टू बोरो मनी, क्योंकि जब देखो लोन महंगा हो जाएगा तो लोन जो है वो पैसा कम खरीदेंगे, और जब लोग पैसा कम खरीदेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, वो इससे क्या होगा, इससे मनी की सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन, इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लेशन होगा ना उसको आरबीआई जो है वो टैकल कर पाएगी, उसको कर्व कर पाएगी, तो अल्टीमेटली ये इसका होगा कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस का, यही होगा। हमने बात करी ना पूरी की पूरी डिटेल में सर, अगर बेंचमार्क को इंक्रीज किया है तो इसके वजह से कॉमर्शियल बैंक्स का भी क्या हो जाएगा, उनको भी लोन महंगा मिलेगा, वो भी आगे अपना रेट बढ़ा देगी, जब वो अपना रेट बढ़ा देंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स क्या हो जाएगी, बेसिकली कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, जब कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो लोग जो है ना वो कम लोन लेंगे, और जब लोन कम लेंगे, बोरो कम करेंगे, तो इससे मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी की सप्लाई कम होने की वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से हमारा इन्फ्लेशन जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पूरा मैकेनिज्म आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना होता है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ये क्या है आपका, गवर्नमेंट्स बैंक फंक्शन। देखो बहुत आसान है ये, गवर्नमेंट्स बैंक का फंक्शन का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल बैंक क्या करती है सर, बैंक सरकार के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको देखती है, सरकार के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं ना, अकाउंट्स होता है उसको मैनेज करती है, उसके अलावा सरकार को क्या करती है, सरकार को बोरो नहीं लैंडिंग कह सकते हैं, सरकार को लैंडिंग करने का काम करती है, जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई उसको पैसा प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या करती है, उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर सेल परचेज करने का काम भी कौन करती है, आरबीआई ही करती है, ठीक है। ये भी काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है सरकार के लिए, और फाइनेंशियल क्या बोलती है उसको, सजेशन भी देती है, हम कह सकते हैं सजेशन भी देती है अबाउट दी फिजिकल कंडीशंस, जो भी सरकार की नीतियां होती है, फिजिकल कंडीशंस होती है, उसको लेकर सरकार को सजेशन भी देने का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया आपके फंक्शंस जो कि सेंट्रल बैंक करती है गवर्नमेंट्स के लिए। Using hypothetical numerical example, explain the effect of rise in CRR or reserve ratio on the credit creation of the commercial banks। देखिए क्या होता है, तो आपको बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन वाली जो पूरी प्रोसेस है वो समझानी होती है। हम सिंपल मैं ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, उसको देखिए क्या कहता है आपका, लेट सपोज करो LRR जो है वो LRR हमारा इस समय कितना है आपका 10% है, ठीक है, और इनिशियल डिपॉजिट जो है हमारा वो कितना है 10,000 है। तो ये बताता है कि LRR की वजह से और ये कंडीशन है तो हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स के में, आपको ये इसमें बताना है। तो देखिए सर हमको पता है कि मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/LRR, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/0.10, तो बेसिकली हो गया 10, मनी मल्टीप्लायर हो गया 10,
और हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट इतना दे रखा है, तो हमको ये पता है कि मनी क्रिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सब मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है आपका इनिशियल डिपॉजिट इनटू में मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास 1000 था इनटू में 10, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 10,000। ओके, एक मिनट, ये हो गया आपका 10,000। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास अगर 10% है तो हमारी मनी की जो क्रिएशन हो जाएगी कितनी, 10,000 हो जाएगी अगर 10% पे है इनिशियल डिपॉजिट की तरफ। अभी हम क्या करते हैं, इसको सेम रखते हैं, LRR को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, इसको हम 5% कर देते हैं। अगर देखिए LRR हमारा 5% हो गया ना, यानी कि जो हमने रिजर्व था उसको कम कर दिया, तो उस केस में हमारा देखो मनी क्रिएशन कितना हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा हमारा 1 बाय ये हो जाएगा आपका 1 बाय 5% है, इसको अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा न्यूमेरिकली, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय नहीं 5/100, तो ये हो जाएगा आपका 0.05। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.05, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 25-20, तो हो जाएगा 25 से 20 पे, तो यानी कि एम इतना हो गया। तो देखो इनिशियल डिपॉजिट कितना था आपका सर, इनिशियल डिपॉजिट सेम हमारा कितना था, 10,000 सेम रखा हमने, और इस बार मनी की मल्टीप्लाई हो गया 20, तो ये हो गया 20। ठीक है, तो देखिए LRR को अगर हम कम करते हैं तो इससे हमारी मनी क्रिएशन क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाता है। बाकी मैंने न्यूमेरिकली इसको समझा दिया है, आप इसको जो है वो टेबल के थ्रू जो है वो अपने आप कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो जाएगा। बट ऐसे क्वेश्चंस भी जो है वो एग्जाम में आते हैं, तो हमने देख लिया था। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन कहता है आपका, नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो ये क्या कहता है, एनएनपी एट एफसी हमेशा ज्यादा होगा एनडीपी एट एफसी से, बिल्कुल भी नहीं, एनडीपी एट एफसी से हमेशा ज्यादा होगा नहीं सर, ये डिपेंड करता है फैक्टर एनएफआईए के ऊपर में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों में से क्या बड़ा होगा। हो सकता है कि देखो हो सकता है कि देखो जब क्या होगा, हो सकता है कि जब विदेशों से पैसा हमारे पास ज़्यादा आ जाए, है ना, विदेशों से पैसा ज़्यादा आ जाए, यानी कि हमारे पास अगर इनकमिंग ज़्यादा होगी आउटगोइंग से, इनफ्लो अगर हमारे पास ज़्यादा होगा आउटफ्लो से, तो उस केस में हमको कह सकते हैं नेशनल इनकम हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसका रिवर्स होता है कि हमारा आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और इनफ्लो से, तो उस केस में आपका ये इनकम जो है आपकी वो ज़्यादा हो जाएगी, हम कह सकते हैं हमारे देश में ज़्यादा एनडीपीएफसी है। तो ये जरूरी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपका एनएफआईए के ऊपर कि कितना पैसा देश में आ रहा है और कितना पैसा फैक्टर पेमेंट के रूप में जा रहा है, कि हमारा ये एनएनपीएफसी ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। ओके, क्या कहता है, इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड फोकस लाइज ऑन द एक्सपेंडिचर बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्या होता है आपका, इसको हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। देखिए देखिए जब हम ऐसा जरूरी नहीं होता, नो ऐसा जरूरी नहीं होता है, नो, क्योंकि जब हम जीडीपी काउंट करते हैं इस मेथड से, जब हम जीडीपी काउंट करते हैं ना, हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की, चाहे वो कोई भी करता हो, टोटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर की, तो इसमें हम जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी खर्चा किया जाता है हम सबको इसमें इंक्लूड करते हैं। ओके, ऑन यूजिंग एक्सपेंडिचर लाइज फोकस ऑन एक्सपेंडिचर बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, नहीं, तो जो इसमें फॉरेनर्स जो होते हैं, फॉरेन नेशनल्स होते हैं आपके, जो यहाँ पर रहते हैं हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, जो भी सारा पैसा खर्च होता है, चाहे वो फॉरेनर करें चाहे वो इंडियन रेजिडेंट करें, ठीक है, उन सभी को इसमें जो है हम मेथड में शामिल करते हैं। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर में, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द, ओके, ये डायग्राम हमारे सामने दिया हुआ है, वेयर इंडिया गेट्स इट्स मनी फ्रॉम। देखिए तो क्वेश्चन क्या था ये, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन डायग्राम कैरेक्टराइज द आइटम रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ओके, आपको रेवेन्यू रिसिप्ट बताना है एंड कैपिटल रिसिप्ट बताना है। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, पहले ये देख लेते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। सर कॉर्पोरेशन टैक्स बोल दिया तो टैक्स बोलते के साथ ही इसका क्या मान लेंगे हम, ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि इसको आपको किसी तरह की रिटर्न करने की जिम्मेदारी नहीं होती है। सर रिकवरी ऑफ लोन, जब हम रिकवरी ऑफ लोन की बात करते हैं तो बेसिकली हमारी एसेट क्या होती है, कम हो गई है,
एसेट कम होके पैसा आया है तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल। बोरोइंग, तो ये क्या होता है, ये सर ये हमारी उधारी, ये हमारी बोरोइंग यानी कि ये हमारी लायबिलिटी बढ़ा रही है। ये इससे क्या होता है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इस तरह के जो पैसा आता है उसको भी क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। सर नॉन टैक्स रिवेन्यू, ये तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है, साफ साफ मेंशन, ये जीएसटी भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है। ओके, उसके अलावा कस्टम्स, सर ये भी कस्टम्स की जब हम बात करते थे, ये भी एक तरह के टैक्सेस होते हैं, ये भी आपके किस में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट होता है। एंड इनकम टैक्स, ओहो, ये भी हमारा किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है। ओके सर, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट में डिफरेंस बताना है। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है आपका। फिस्कल डेफिसिट जब हम बात करते हैं तो ये अल्टीमेटली हमारी बोरोइंग्स को बताता है, एक साल में सरकार ने जो भी बोरो किया है वही हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। और जब रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट। भाई हमारी रेवेन्यू में कमाई की तुलना में हमने कितना खर्चा कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, तो उसी का डिफरेंस क्या होता है, वो रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। ठीक है, तो ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी है, एक बच गया था, छोटा सा बच गया था, तो एक्साइज ड्यूटी भी हमारा किस एग्जांपल हो जाएगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट का। तो लगभग इस क्वेश्चन में तुमको सारे के सारे क्या दिख रहा है हमको, ओके देखिए सर, ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट, एक ये हो गया और एक बोरोइंग्स हो गया, बाकी उसके अलावा जितने भी दिख रहे हैं हमारे को वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जाम्पल है ना। 3 पैसे यहाँ हो गए और 20 पैसे यहाँ हो गए, तो 23 पैसे, यानी कि 100 रुपये में से सरकार के पास जो टोटल पे आए हैं उसमें से 23 पैसे आपके कैपिटल के हैं, बाकी सारे रेवेन्यू के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या बोलता है आपको, सर कैलकुलेट द प्राइमरी डेफिसिट, आपको इसमें फाइंड करना है, तो प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसके लिए हम एक नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए फिस्कल डेफिसिट की जब हम बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट ये क्या होता है बेसिकली, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है ये, सर ये निकलता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड बोरोइंग्स। सर जो बोरोइंग्स होते हैं ना, एक्सक्लूड बोरोइंग को छोड़ के सब कुछ हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो इससे हमारा क्या आ जाता है, इससे हमारा आ जाता है फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। ओके, अल्टीमेटली हम बोरोइंग्स को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, बट ये फॉर्मूला होता है आपका। तो टोटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, देखो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है हमको, बिल्कुल दे रखा है 220, और हमको रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है। एक तरह से ये भी तो हमारा नुकसान ही है ना, तो हम कह सकते हैं ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हमको देखो टैक्स रेवेन्यू दे रखा है, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट, तो इससे हम नहीं, हम अगर 220 और 40 को जोड़ देंगे, एक मिनट, तो हम एक मिनट ये, हाँ, तो अगर हम 40 रेवेन्यू डेफिसिट को प्लस रेवेन्यू डेफिसिट और प्लस 220 इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट कितने की, सर 190 रुपए, क्योंकि नहीं ये हो जाएगा टोटल रिसिप्ट हो जाएगा, उसमें से हम ये कर देते हैं माइनस, क्योंकि ये डेट नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, तो 190 हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो इसको माइनस कर दिया हमने, तो ये इसकी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी फिस्कल डेफिसिट की, तो ये हो जाएगा 260, इसमें से माइनस कर दिया 190, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 16 में से 15 5 और ये 50। ठीक है, तो नहीं 7 हो गए, 16 में से 9 गए, तो 16 में से 9 गए तो 7, ठीक है 70। तो हम कह सकते हैं हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना आ गया 50। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, तो प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट हम निकालने के लिए हम 70 में से जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट हमारा कितना है 20, तो ये हो जाएगा हमारा 50। आंसर जो है वो 50 आंसर जो है हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमने प्राइवेट डेफिसिट जो है वो निकाल दिया। बाकी ये भी मेथड होता है आपका कि रेवेन्यू डेफिसिट को, अगर इसको रेवेन्यू डेफिसिट, इसका हम कह सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मिला दो तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा अल्टीमेटली। ये भी हो गया हमारा।
एंड लास्ट में क्या था, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है सर, गवर्नमेंट बजट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो जो डिमांड होती है, सरकार क्या करती है उसको, डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को, एडी को क्या करती है, एडी को एडी एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना चाहती है। क्या कर सकती है सरकार, एडी को, एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करेगी थ्रू बजट। ठीक है, ये कैसे करती है, क्योंकि ये हमको पता है ये सर जो हमारे सामने एडी होता है, एडी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है आपका सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना। तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके अलावा गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू जो बजट में एक तो पॉइंट ये भी है इसका, प्लस इसके अलावा बजट में जो टैक्स एंड सब्सिडीज का जो प्रोविजंस होता है, टैक्स एंड सब्सिडीज के थ्रू भी हम क्या करती है सरकार, एग्रीगेट को कम ज्यादा करने का जो है वो इसी के थ्रू करती है। अगर टैक्सेस को बढ़ा दोगे तो एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाएगी, एंड सब्सिडीज, अगर मान लो कि एग्रीगेट डिमांड कम है ऑलरेडी अभी अर्थव्यवस्था में, तो ये सब्सिडीज के थ्रू क्या कर सकती है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकती है। इससे हमारी इकोनॉमी में क्या होती है, वो स्टेबिलिटी को वो प्रमोट कर सकती है। तो हम कह सकते हैं बजट के माध्यम से सरकार जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का के लिए पॉलिसीज बनाती है थ्रू टैक्स एंड सब्सिडीज, है ना। टैक्स एंड सब्सिडीज के थ्रू वो एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करती है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन जो है वो अर्थव्यवस्था में कंट्रोल हो जाता है। चलिए, तो अभी हमने क्या कर लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी जब नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी को भी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।